हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो भैया आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि मैं लेकर आ चुका हूं टॉपर्स आंसर शीट एनालिसिस। भाई टॉपर की आंसर शीट देखो, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। डे 1 से मैंने आपको बोला है 80/80 का ऑब्जेक्टिव है, और मैंने आपको पहले बोल दिया था 15, 16 और 17। अभी तक आपने जितना पढ़ा वो सिर्फ आपकी रॉ फॉर्म जो है वो बनी है। अब उस रॉ फॉर्म से एकदम राइप पके हुए कैसे बनेंगे, ये 15, 16, 17 तारीख को बनेंगे, जिसमें मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आऊंगा और इसमें मैं आपको टिप्स दूंगा सारी कि यार कैसे अपने आंसर शीट को प्रेजेंट करना। देखो आंसर आना अलग बात है, लेकिन उसको प्रेजेंट नीटली करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो पे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि भैया एडू कैप्टन के यूट्यूब चैनल पे इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट, भैया इकोनॉमिक्स टॉपर्स विद वैभव भैया पूरी तैयार हो चुकी है और हो रही है। ऐसी और वीडियोस जो है, मैंने क्या बोला था, साथ नहीं छोड़ूंगा। ठीक है जी, तो आप लोगों ने भी मेरा साथ जो है वो बनाए रखना है। जल्दी से जाकर ज्वाइन करिए अकाउंट्स एंड इको की महफिल टेलीग्राम चैनल, क्योंकि जितनी भी पीडीएफ्स हैं, जितने भी मैं आपको मटेरियल दे रहा हूं, जितनी भी टिप्स दे रहा हूं, जितनी भी डिस्कशन होंगी, सब यहीं पर होने वाली है। तो जल्दी से जाकर ज्वाइन करिए। टॉपर आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर भी यहीं मिलेगा, ये बात याद रखना। ठीक है, चलो आ जाओ, चलते हैं जल्दी से। तो ये जो टॉपर की आंसर शीट है ये 2020 की है, क्योंकि उसके ऊपर की अवेलेबल नहीं है। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है रीसेंट वाला, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि टॉपर कैसे एक आंसर प्रेजेंट करता है, कैसे बिहेव करता है व्हाइल राइटिंग आंसर। तो मैं आप लोगों के लिए ऐसी 10 टिप्स लेकर आ चुका हूं जो मैंने अभी तक एनालाइज करी है टॉपर आंसर शीट से, और ये सारी की सारी जो है आपको 80/80 लाने में हेल्प करेगी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आप देखो, उसने पेपर कहां से स्टार्ट करा है, थर्ड से। आपने देखा है जब आपकी आंसर शीट होती है, अब तो आपने 2-3 पेपर दे दिए हैं, तो जो आपकी आंसर शीट होती है उसमें शुरू का जो पेज है वो तो सारा आपकी इंफॉर्मेशन लिखने के लिए होता है, रोल नंबर, नाम वाम, ये वो एक्सेट्रा। उसके नीचे छोटा सा पोर्शन बच जाता है, और बच्चे जो है उनकी थोड़ी सी कोई प्रैक्टिस होती है कि यार वहीं से स्टार्ट कर देते हैं, क्यों जो है पेज वेस्ट करना। मेरी जान देखो, सबसे पहली बात, कई टीचर्स जो है उनकी आदत ही होती है वो चेकिंग ही यहां से करते हैं, वो शुरू का फ्रंट पेज देखती ही नहीं है। ठीक है जी, तो वो आंसर अगर आपका स्किप हो गया ना, तो यू आर नो वन टू ब्लेम बट योरसेल्फ, ये बात याद रखना। ठीक है जी, और आपको पता भी नहीं चलेगा मेरे मार्क्स कटे किधर, पता चले टीचर ने वो चेक ही नहीं किया आंसर। ठीक है, तो मेक श्योर आप यहां से स्टार्ट करो। उसके बाद सेकंड पेज आता है, यार वो थोड़ा सा ना वैसे ही हमें वियर्ड लगता है, मतलब उधर तो वैसे ही हाथ कांपेंगे हमारे करते हुए, तो वो राइट साइड से, जब भी हम बचपन में कोई नई किताब लेते थे तो वो भी हम राइट साइड से ही स्टार्ट करते थे, तो आपने भी यहीं से स्टार्ट करना है। ये सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। ठीक है, चलो उसके बाद देखो, सबसे पहली जो मैं आपके लिए टिप लेकर आया हूं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है खासकर इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट के लिए, कि प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। भाई प्रेजेंटेशन का क्या है, मैं आपको ये थोड़ा बोल रहा हूं अपनी डॉक्टर जैसी राइटिंग को केमिस्ट जैसी राइटिंग कर लो, मैं कह रहा हूं रखो डॉक्टर जैसी, लेकिन भाई वर्ड जो है उसमें प्रॉपर गैप रखो, और वैसा ही मतलब वो एक एक वर्ड समझ आना चाहिए। जैसे भाई वो बढ़िया चावल की क्वालिटी क्या होती है कि एकदम जो हर एक दाना है वो निखर के आता है, ऐसे ही आपका जो हर एक वर्ड है वो निखर के आना चाहिए। भाई देख लो, अगर कोई वर्ड आपको समझ नहीं आना तो मेरे को बताना, भाई मैं अपनी दाढ़ी मुंडवा दूंगा पूरी की पूरी। एक एक वर्ड अच्छे से समझ में आ रहा है, जो जो उसने प्रॉपर गैप रखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तभी आपकी प्रेजेंटेशन नीटली होगी। कई बच्चों का क्या होता है कि सर वो गैप ना बहुत कम रखते हैं वर्ड्स में, ताकि जो है उनके वर्ड बहुत चिपके लगते हैं। भाई इतना भी प्यार नहीं दिखाना, हम साथ है नहीं होना चाहिए वर्ड्स के बीच में। ठीक है, अलग रखो, कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंसेस दिखा दो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है थ्योरी जैसे सब्जेक्ट में। उसके बाद आता है टू द पॉइंट आंसर, नो अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन। उसने कोई भी अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन नहीं करी है, सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट आंसर है। जैसे इसमें थर्ड क्वेश्चन था एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन दो, तो भैया ने एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन दी, राइटिंग वर्ड्स में गैप रखा तो 3 लाइन तक खिंच गई। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विस ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इससे बढ़िया कोई डेफिनेशन ही नहीं है। अब इन दी अदर वर्ड्स ये वो इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट क्रिस्प आंसर होने चाहिए, तभी चेकर को मजा आने वाला है आपकी आंसर शीट देखने में। ठीक है जी, हर जगह देखो टीचर कैसे फ्लो में चेक करती गई है, टिक करती गई है। ठीक है, तो ये आंसर शीट में आपके रिप्रेजेंट होना चाहिए, मैं पहले बता देता हूं आप लोगों को। उसके बाद ओमिटेड वर्ड्स नीटली इंसर्टेड। अगर हम देखें जहां पर देखो यार पेपर देते वक्त कई बार होता है जो हम वर्ड्स जो है वो भूल जाते हैं, तो उनको कैसे इंसर्ट करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये देखो भाई साहब नॉट भूल गए बीच में, तो वो नॉट बहुत नीटली इंसर्ट है ताकि पढ़ा भी जा रहा है। ठीक है, तो यही हेल्प होती है आपकी, जब आप गैप रखते हो ना और बीच में कुछ भूल जाते हो तो ये बहुत ही नीटली जो है प्रेजेंट किया हुआ है, बहुत ही नीटली उसमें इंसर्ट किया, सो दैट वो अच्छे से समझ में आ रहा है। देखो यहां पर भी भूल गए। ठीक है जी, उसके अलावा अगर मैं आपको
को देखूं क्वेश्चन नंबर 14 या 15 में उन्होंने 2-3 जगह गलती करी है, तो उनको भी नीटली इंसर्ट किया है, ठीक है। जैसे कि यहां पर देखिए ऑफ इंडिया, इंडिया भूल गए तो बहुत नीटली इंसर्ट किया है, ठीक है। उसके अलावा यहां पर तो भैया देखो पूरी स्टेटमेंट ही भूल गए थे, बहुत नीटली एक एक वर्ड अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ये चीज जो है बहुत अच्छे से आपने प्रेजेंट करनी है, अदरवाइज जो भैया आंसर बहुत हौच पौच, बहुत मैस, मंडी बनती लगेगी, तो वो चीज नहीं करनी है। उसके बाद अगर हम अगली टिप पे चलें, विच इज प्रैक्टिकल सॉल्व नीटली विद ईच एंड एवरी फॉर्मूला एंड कंक्लूजन मेड इन प्रैक्टिकल्स। तो अगर हम देखें जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, देखो क्वेश्चन तो आने हैं प्रैक्टिकल, ये तो बिल्कुल शॉर्ट है, लेकिन उसको भी प्रेजेंट कैसे करना है। देखो सबसे पहले क्या गिवन इंफॉर्मेशन है वो प्रेजेंट करी गई, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि भैया को दोबारा जो है क्वेश्चन पेपर पे जो है ध्यान ना देना पड़े। उसके बाद क्या निकालना है वो लिखा, उसके बाद ये भी निकाल दिया कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को के से रिप्रेजेंट करूंगा। अब एक एक फॉर्मूला, एक एक डिफरेंट लाइन में जो है भैया ने प्रेजेंट किया हुआ है और आंसर को कंक्लूड कर दिया। देखो चेंज इन फाइनल इनकम इज 20,000 करोड़, कई बच्चों की आदत होती है आंसर को कंक्लूड नहीं करते, यहां करके छोड़ दिया। ये चीज मत करना, कंक्लूजन जरूर लिखना, क्योंकि कई चेकर्स की हैबिट होती है वो सिर्फ कंक्लूजन के बेसिस पे, ये डब्बे के अंदर जो आंसर होता है उसके बेसिस पे आपको मार्क्स दे देते हैं, ठीक है जी। तो कई बार क्या होता है एक आधा स्टेप मिस कर दो, एक आधा फॉर्मूला मिस कर दो, तो वो वहां पर मार्क्स नहीं काटते, ठीक है। तो ये भी प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। उसके बाद डायग्राम अगर आप कोई बना रहे हो तो उसको नीटली पेंसिल से जो है वो आपको बनाना है। तो अगर हम इनका क्वेश्चन नंबर 16 देखें जहां पर इन्होंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो है डायग्राम बना रखा है, तो आप देखोगे कितना नीटली प्रेजेंटेड डायग्राम है, ठीक है। देखो पेंसिल से प्रेजेंट करा है, एक एक चीज समझ में आ रही है, ठीक है। यहां से पहले आपका वो गया, फिर यहां से ये गया, ये सबको आपको पता ही है। यहां पर मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कशन नहीं करने, सिर्फ प्रेजेंटेशन। तो अगर इकोनॉमिक्स के किसी भी क्वेश्चन में डायग्राम बन रहा है, जो कि हो सकता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आ जाए, कई बार करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स बनाने हैं वो डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिए, कुछ भी हो गया फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट कर दिए, तो वो नीटली होना चाहिए, ठीक है, सो दैट टीचर को समझ में आए, ठीक है। इवन तो अगर वो डायग्राम नहीं भी मांगता तो नहीं भी दिखाओगे तो वहां पर भी चलता है, ठीक है। अगर हम अगली टिप पे आए, डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रॉपर बेसिस से टेबुलर फॉर्म में, मैं हर बारी बच्चों को एक बात बोलता हूं, जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन आए, अगर आपको आते हैं पॉइंट्स अच्छे से डिफरेंशिएट करना आता है, 2 से 3 पॉइंट इजीली बना लोगे, तो टेबुलर फॉर्म में हमेशा रिप्रेजेंट करो। आपको लगता है नहीं बना पाऊंगा तो पैराग्राफ में रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। तो देखो उन्होंने एक एक प्रॉपर बेसिस के साथ जो है वो डिफाइन किया है कि मीनिंग क्या होता है, उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है, और दैट्स इट। यहां पर उनको पूरे नंबर मिले हैं, पूरे के पूरे नंबर मिले हैं। तो डिफरेंस को विद बेसिस टेबुलर फॉर्म में अगर आता है, नहीं तो पैराग्राफ फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर दो। एरर पार्ट नीटली कट। तो अगर हम इनके क्वेश्चन नंबर 28 पे चलें, देखो पेपर में करते वक्त ना कई बार क्या होता है हमारा माइंड जो है हमारे आंसर से आगे चल रहा होता है, हम पहले सोच रहे होते हैं, लिख बाद में रहे होते हैं, ठीक है, फैक्ट है, ये चीज होता है। तो कई बार क्या होता है हम गलत लिख बैठते हैं, तो हमें रियलाइज होता नहीं यार ये तो मैंने गलत लिख दिया, तो उसको भी कितना नीटली जो है आपने कट करना है, सो दैट जो है वो अनटाइडी ना लगे। ये देखो मोर ओवर इन्होंने ये गलत लिख दिया था, तो बहुत नीटली एक लाइन कट करा है। अब कई बच्चे ना इसी पे स्केचिंग करने लग जाएंगे, कोई इसी पे बादल बनाने लग जाएगा, कोई इसी को ऐसे ऐसे कट करने लग जाएगा। ओ भाई ये सब चीजें जरूरत नहीं होती है, सिर्फ एक लाइन का कट, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। देखो भैया को तो पहला ही आंसर कट हो गया पहली लाइन में, देखो सबसे पहला आंसर जो है कट हो गया, लेकिन कितना नीटली कट किया, कितना नीटली कट करा, ठीक है जी। ऐसे अगर लड़कियां भी कट करें तो यार फिर बात ये लगना हो जाए। चलो आ जाओ अगले पे चलते हैं, जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, जो हर आंसर में होनी चाहिए, जो भी आप थ्योरी पेपर दो, अभी दो, आगे दो, कितने भी पेपर दो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है। हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पार्ट और वर्ड इन क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट, और जब भी आप कोई थ्योरी क्वेश्चन लिखो अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिकल, तो उसमें हाईलाइट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये बात याद रखना। अगर आपको लगता है, क्योंकि ना टीचर्स के वर्ड्स जो है डिफाइंड होते हैं आंसर की से, जो है कि भाई अगर ये क्वेश्चन है तो इसने अगर ये वर्ड लिखा है तो इसके बेसिस पे इसको पूरे नंबर मिलेंगे, आसपास की कहानी जो मर्जी लिखी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पार्ट और वर्ड इन द क्वेश्चन। तो अगर ये जो आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें खासकर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको पॉइंटर्स लिखने हैं बड़े बड़े, वहां पर आपको बड़े बड़े आंसर भी लिखने की जरूरत पड़ सकती है। तो अच्छे से ईच एंड, देखो हेडिंग वाले अगर क्वेश्चन लिखते हो तो अंडरलाइन करना अच्छे से, ठीक है, जितनी भी हेडिंग्स है उनको अच्छे से अंडरलाइन करना, और अंदर का जो भी मटेरियल है उसमें अगर आपको लग रहा है कि यार ये टीचर को तो वर्ड पढ़ना ही चाहिए, ये तो बड़ी मुश्किल से मैं याद करके आया था, ये तो पढ़ना ही चाहिए, तो उसको अंडरलाइन करो। बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, ब्लैक पेन से अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल पेंसिल अंडरलाइन, और हर आंसर के बाद एक लाइन जरूर ड्रॉ करना, ठीक है। ये मैंने अपने टाइम पे करा था और ये भाई बहुत अच्छा लगा, भाई अलग ही फीलिंग आई थी, वहीं से टॉपर वाली फीलिंग आ गई थी कि हर आंसर के बाद जो मैं अंडरलाइन करता हूं, सो दैट ये बता सकूं कि भैया नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट आंसर की तरफ मैं जा रहा हूं। तो
ये सारी मैं आप लोगों के लिए टिप्स लेकर आया हूं और ये सारी इनकलकेट करोगे तो यू विल बिहेव लाइक अ टॉपर, और जब बिहेव करोगे टॉपर जैसा तो भाई तभी टॉपर बन पाओगे, तभी 80/80 आ पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये टिप्स अच्छी लगी, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। अब मेरे को बताना जरूर कमेंट में कि भैया और किस पे वीडियो बनाऊं, वो वीडियो आप लोगों के लिए हाजिर हो जाएगी, क्योंकि मैंने बोला आपका 80/80 मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।